बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हम हिंदी शिक्षण कहते हैं, ये पेपर मैं पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हमने आपसे चर्चा किया था त्रिभाषा सूत्र और हिंदी के स्थान के बारे में। ये त्रिभाषा सूत्र, ये जो हिंदी का स्थान है, कैसे इस क्रमांक पे आ जाके पहुंचा है, इसकी चर्चा मैं आपको कर रहा था। इतिहास के तमाम कोने से मैंने बताया कि कब कब कैसे कैसे किन तारीखों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव हिंदी भाषा का पढ़ना शुरू हुआ, वहीं से हमारी हिंदी को बल मिलना शुरू हुआ, उसको महत्व मिलना शुरू हुआ और त्रिभाषा सिद्धांत की जो परियोजनाएं हैं कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्रमांकों से होकर गठित हुई। आज थोड़ी बातें मैं और इसके आगे की चर्चा आपसे करूंगा, बाकी आगे आपकी बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु, ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु 1948 में जो डॉक्टर ताराचंद समिति की नियुक्ति होती है। इस समिति ने मातृभाषा के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, ताराचंद समिति 1948 की है, आजादी के तुरंत बाद की। ये समिति मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा की सीनियर बेसिक स्तर पर अनिवार्य रूप से शिक्षा देने की सिफारिश करती है। कहने का तात्पर्य है, ये ताराचंद समिति 1948 में जो बनती है, ये कहती है कि हम किसी एक भाषा को मातृभाषा के तौर में शिक्षा दें, लेकिन संघीय राज्य स्तर पे, संघ के स्तर पे, यानी पूरे भारत के एकात्मकता के स्तर पे हम एक और भाषा को महत्व दें और ये कोशिश करें कि उस भाषा की शिक्षा की भी व्यवस्था संपूर्ण माध्यमिक विद्यालयों में या माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे की जानी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, ताराचंद समिति ने माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के अतिरिक्त कुछ समय तक अंग्रेजी को अनिवार्य करने की संतुति और अंग्रेजी के हट जाने पर एक संघीय भाषा को अनिवार्य करने की बात कही। हालांकि उस समय तक संविधान हमारे देश में नहीं बना था और संघीय भाषा के विषय के रूप में किसी अन्य भाषा का निर्णय नहीं लिया गया। ताराचंद समिति ने माध्यमिक स्तर पर दो भाषाओं के अध्ययन की जो सिफारिशें की थी, उसमें एक मातृभाषा थी, ध्यान दीजिएगा, एक मातृभाषा थी और दूसरी है अंग्रेजी या संघीय भाषा थी। वहीं हम माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 मुदालिर आयोग की बात करें तो अक्टूबर 1952 में मुदालिर आयोग गठित होता है। इसके अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग बनता है, जिसने जून 1953 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसने भाषा के संबंध में 3 बातें प्रस्तुत की। ध्यान दीजिएगा, यही मैं आपको विकास क्रम बता रहा हूँ त्रिभाषा सूत्र के संबंध में। नंबर 1, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को सामान्यतः संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। दूसरी बात कही जा रही है मुदालिर कमीशन 1952-53 में कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक बालक को कम से कम 2 विषय पढ़ाए जाए, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी जूनियर बेसिक समाप्ति के बाद प्रारंभ कर देने चाहिए। वहीं तीसरी बात कही जा रही है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पे कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाएं, जिनमें एक मातृभाषा हो और एक क्षेत्रीय भाषा हो। इसी क्रमांक को और थोड़ा सा आगे समझते हैं। मुदालिर आयोग ने सर्वप्रथम हमारी शिक्षा की व्यवस्था में द्विभाषा सूत्रीय का प्रतिवेदन दिया और माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं को पढ़ाने की सिफारिश की। इसकी चर्चा मैंने पिछली कक्षा में भी आपसे किया था। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर विचार करते हुए मुदालिर आयोग ने अनिवार्य तौर पे कुछ व्यवस्थाएं माध्यमिक शिक्षा में निर्धारित करने के लिए कहीं। नंबर 1, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। नंबर 2, हिंदी जिनके प्रारंभिक भाषा रही हो, या प्रारंभिक अंग्रेजी जिनकी मिडिल स्कूल अंग्रेजी में नहीं रही हो, या उच्च अंग्रेजी जिसको पहले नहीं पढ़ी हो, या एक आधुनिक भाषा हिंदी के अतिरिक्त, या एक अन्य कोई विदेशी भाषा। तो ऐसी एक व्यवस्था मुदालिर आयोग 1952-53 में देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुदालिर आयोग में ये 2 बातें कही जाती हैं, एक तो हिंदी के संबंध में कही, अंग्रेजी के संबंध में कही जाती है, एक मातृभाषा के संबंध में कही जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मुदालिर आयोग में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, उसमें जो भाषा की व्यवस्था की गई थी, उसमें 2 भाषीय सिद्धांत की बात कही जाती है। वहीं हम थोड़ा इसको और आगे समझते हैं। 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जो बैठक होती है, सर्वप्रथम इसमें त्रिभाषा सूत्र की रचना की बात कही जाती है और कहा जाता है 1957 में भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा निर्मित
जो त्रिभाषा सूत्र है उसका अनुमोदन कर देता है। सन 1961 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होती है। इस बैठक के बाद इस सम्मेलन की स्वीकृति, इस सम्मेलन में प्रस्तुत बातों पे स्वीकृति प्रदान की जाती है और वहीं से जाके त्रिभाषा सूत्र का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, त्रिभाषा के सूत्र का सिद्धांत प्रतिवेदित हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और 3 बातें प्रमुख तौर पे निकल के आती हैं। सबसे पहली बात आती है इसमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तौर से उस बालक को प्रदान की जाएगी। वहीं इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल के आती है अंग्रेजी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी, और तीसरी हिंदी, अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए आधुनिक हिंदी अनिवार्य तौर से पढ़ाए जाने की व्यवस्था में शामिल की जाएगी। तो यहीं से त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत हमारे शिक्षा की व्यवस्था में निर्धारित कर दी जाती है और हम त्रिभाषा सूत्र के सिद्धांत की व्यवस्था को माध्यमिक स्तर हो, चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो, तीनों शिक्षा की व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। आज की कक्षा में इतना ही। इसमें जो शेष बातें छूट रही त्रिभाषा सूत्र के जो विशेषताएं हैं, जो विशेषात्मक तत्व हैं, इनकी जो चर्चाएं हैं वो हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।